नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। देखो आज अपनी जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपकी उत्तर प्रदेश विशेष की होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष से बहुत सारे सवाल पीछे के आगामी जो या आगामी आपके पेपर होंगे या जो पीछे हो चुके हैं वहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। और यदि आप देखें तो ये जो आपका वीडियो होगा ये आपका यूपी ट्रिपल एससी को पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा, क्योंकि जैसे कि आपके आगामी पेपर होने वाले हैं, जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट का होगा, पैट का होने वाला है, पैट की भी डेट आ गई है और पैट के फॉर्म भी आ चुके हैं। इसके साथ साथ वीडियो का भी होगा आपका, हेल्थ वर्कर का, फॉरेस्ट गार्ड का, एक्सरे टेक्नीशियन का, और एक आप ये देख सकते हैं कि जो आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है ना, उसका भी पेपर होगा अभी आगे, कि उसके भी फार्म भरे जा चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक अहम रोल हो जाता है पेपर में। और वैसे भी आप देखें तो जूनियर असिस्टेंट में सीधा सीधा यदि आप सिलेबस में उठाकर देखेंगे तो 15 नंबर का आपका उत्तर प्रदेश विशेष से ही पूछेगा, वो 15 से 20 नंबर के आसपास का। तो इसी वजह से ये जो आपका उत्तर प्रदेश को पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। पूरी तरीके से जो वीडियो आपका डेडिकेटेड होगा, जो जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के या यू जो आपका यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, ये जितने भी पेपर बनाता है उससे रिलेटेड जितने भी आपके सवाल होंगे वो यहीं पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसके इससे रिलेटेड हमारी कई सारी वीडियो आएंगी। देखो हमें इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, कहाँ कहाँ से ज्यादातर सवाल आए हैं और किस प्रकार से सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का क्या इतिहास रहा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश पहले उत्तर प्रदेश नहीं था, एक संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और संयुक्त प्रांत के बाद से उसने जो अपना लंबा सफर तय करा है और जो उत्तर प्रदेश बनकर आया है वो किस तरीके से आया है। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके सिलेबस पर, कि सिलेबस क्या कहता है। क्योंकि जब तक हमें अपने सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम किसी की भी बात के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि जब आपको रास्ता ही पता नहीं है तो फिर हम आगे कैसे चलेंगे। तो इसलिए पहले सबसे पहले सिलेबस मस्ट होता है किसी के लिए भी। तो हमें आज सिलेबस देखेंगे और उसके बाद में आपकी क्लास वन बाय वन स्टार्ट होती रहेंगी। जैसे तो देखो क्या क्या पढ़ना है हमें, मतलब तो ये देखना है। देखो उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ, कितने उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है केंद्रीय। तो ये सब आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में देखो यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। जैसे आपने देखा होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जिसे हम शॉर्ट में बीएचयू बोल देते हैं बनारस यूनिवर्सिटी को। उसके बाद में आप देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको 6 यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलेंगे और कुछ राज्य विश्वविद्यालय भी मिलेंगे। और इसी के साथ साथ कुछ कृषि विश्वविद्यालय भी देखने को मिलेंगे, कुछ यहाँ पर डीम्ड विश्वविद्यालय भी देखने को मिलेंगे। तो सभी के बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। और शिक्षा का विकास किस प्रकार से एक क्रमिक रूप से हुआ, क्या शिक्षा से संबंधित कोई योजनाएं भी चल रही थी, ये भी आपको देखना है। तो सब कुछ यहीं पर ही हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ। उसके बाद में आपका आएगा उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में हमने, जैसे हम इतिहास को 3 भागों में बांट देते हैं, तो उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के इतिहास को भी हम किसमें भाग बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। जैसे प्राचीन इतिहास क्या रहा उत्तर प्रदेश का, मध्यकालीन इतिहास क्या रहा, आधुनिक इतिहास क्या रहा। प्राचीन काल में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर उत्तर प्रदेश में बसा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि आलमगीरपुर, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको सहारनपुर में देखेंगे हुलास। तो उन क्षेत्रों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ इस तरीके से, फिर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों में कितने उत्तर प्रदेश में थे और क्या क्या इनकी भूमिका थी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी सारी। फिर उसके बाद में मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे कि किस प्रकार से जयचंद को पराजित किया गया था गौरी के द्वारा। क्योंकि जो चंदावर का युद्ध होता है वो उत्तर प्रदेश में ही होता है। उत्तर प्रदेश में भी कहा, ये आप देखेंगे फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के आसपास का क्षेत्र है ये चंदावर। तो वहां पर ये युद्ध होगा आपका। इसी वजह से यहाँ पर मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो जो पॉइंट बनेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वो यहाँ पर देखेंगे। उसी प्रकार हम आधुनिक इतिहास में देखेंगे उत्तर प्रदेश की क्या अहम रोल रहा, उत्तर प्रदेश ने क्या अहम भूमिका निभाई थी आधुनिक भारतीय इतिहास में। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे तीसरा जो टॉपिक बनेगा वो आपका होगा उत्तर प्रदेश की जनगणना। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी कौन सी 2011 की जनगणना पढ़नी है, क्योंकि अभी 2021 के आंकड़े अभी नहीं आए हैं।
क्यों? क्योंकि कोविड-19 के कारण डिले हो गया। तो इसी वजह से हमें अभी भी जनगणना जो पढ़नी है वो 2011 की ही जनगणना पढ़नी होगी यहाँ पर। फिर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से शासन संचालित होता है? क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए क्या कोई नीतियां भी बनी हुई हैं? देखो नीतियां तो बिल्कुल बनेंगी, क्योंकि बिना नीति के बने आप शासन को नहीं चला सकते। सबसे पहले नीतियां ही बनानी पड़ती हैं शासन को चलाने के लिए। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है, देखो इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं और कितने जिले हैं यहीं पर। और उसके बाद में प्रशासनिक ढांचे के तहत देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा किस प्रकार से कार्य करती है। उसके बाद में विधानसभा में ही आप क्या विधानसभा और विधान परिषद को देखेंगे इसी में। क्योंकि देखो जो विधानसभा होती है वो एक अस्थायी सदन होता है, और जबकि जो आपका विधान परिषद होता है वो आपका स्थायी सदन होता है। अर्थात अस्थायी और अस्थायी का अर्थ क्या है? अस्थायी का अर्थ ये है कि ये डिसॉल्व हो जाती है। अर्थात इसे विधानसभा को आप कहते हैं कि ये इसे भंग किया जा सकता है, जबकि जो विधान परिषद है उसे भंग नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष पर नॉर्मली हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक 5 वर्ष में विधानसभा भंग हो जाती है, और विधान परिषद कभी भंग नहीं होती, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होता है कि 1/3 सदस्य यहाँ से रिटायर होते रहते हैं। तो इनमें भी भर्तियां चलती रहती हैं, लेकिन विधानसभा पूरी तरीके से भंग हो जाती है, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष पर इलेक्शन कराया जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे पंचायती राज कहाँ से निकल कर आया, कहाँ से इसकी स्थापना हुई। 1958-59 के आसपास देखेंगे आप कि किस प्रकार से राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद में हम देखेंगे वित्त आयोग किस प्रकार से कार्य करता है उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था देखनी है। उसके बाद में सूचना आयोग देखना है। फिर आप देखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसे हम बोलते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स। फिर राज्य महिला आयोग, और प्रमुख मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में जानेंगे। देखो ये जो आपका मैप है, ये वाला जो मैप है, इसको पूरे दिमाग में बसा के रखना, कौन सा जिला कहाँ है, कैसे है। हालांकि मैं इसकी प्रैक्टिस आपको इतनी हद तक करा दूंगा कि आपके मन मस्तिष्क में बट जाएगा एक तरीके से। तो पूरी तरीके से इसको ध्यान में रखकर चलना है मोटे तौर पर, और धीरे धीरे जिलों को भी ध्यान में रखना है कि कौन सा जिला किससे स्पर्श कर रहा है, किससे स्पर्श नहीं कर रहा। क्योंकि आजकल देखो सीधे सीधे सवाल नहीं पूछता, वो बड़ा घुमा का सवाल पूछेगा। यदि मैं आपसे कह दूं कि बताइए कि लखनऊ की सीमा निम्न में से किससे नहीं लगती, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि लखनऊ की सीमा किस किस से लग रही है और किस किस से नहीं लगती। लेकिन हमें तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि लखनऊ की सीमा किन किन जिलों से लगती है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए ध्यान से। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसको आगे लेकर बढ़ेंगे, उसमें सब कुछ आपका क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। तो देखो उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति क्या कहती है। इसमें हम देखेंगे संगीत के कौन कौन से घराने हैं। जैसे आपने देखा होगा लखनऊ घराना फेमस है, बनारस घराना, रामपुर घराना, मुरादाबाद घराना, और आप देखेंगे अलीगढ़ घराना। तो ये सब कहाँ देखने को मिलेंगे? यहीं से देखने को मिलेंगे, और इसी इसी से इन्हीं घराने से ही कुछ व्यक्ति संबंधित थे। कुछ तबला वादक थे, कुछ सितार वादक थे। तो इन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार से इन्होंने अपना विकास किया था। उसके बाद में हम देखेंगे नृत्य, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नृत्य प्रमुख हैं। उसके बाद आप बढ़ेंगे आगे लोकगीत, कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, कब गाए जाते हैं, फसल की कटाई पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है, या बच्चे के जन्म पर कौन सा लोकगीत यहाँ पर गाया जाता है। फिर नक्षत्रशाला देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख नक्षत्रशालाएं यहाँ पर हैं। जो भी यहाँ है, 4 प्रमुख नक्षत्रशालाएं हैं यहाँ पर। तो उन चारों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेले लगते हैं, जैसे आपने देखा होगा खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, गोरखपुर में। माघ मेला, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। तो इस प्रकार से जो सवाल अक्सर पूछता है कि वो यहाँ से निकालने का यहाँ से प्रयास करता है वो। फिर आप देखेंगे प्रमुख महोत्सव, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं। नेक्स्ट, फिर उत्तर प्रदेश का आप साहित्य देखेंगे। उत्तर प्रदेश के साहित्य में क्या क्या आता है, जैसे कबीरदास का क्या योगदान रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। और जो आप देखेंगे रामचंद्र शुक्ल का क्या योगदान रहा, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी इन्होंने, तो वो भी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। और फिर देखेंगे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व ऐतिहासिक स्थल, कि किस कौन कौन से सांस्कृतिक स्थल हैं। जैसे आपने देखा होगा बनारस एक सांस्कृतिक स्थल है,
और ऐतिहासिक स्थल भी है। ऐसे अलीगढ़ सॉरी इलाहाबाद, इलाहाबाद को देखेंगे तो यहाँ भी आपको अलग अलग तरीके से इसकी ऐतिहासिकता और सांस्कृतिकता यहाँ पर आपको पता लगेगी। तो कुछ ही जिले ऐसे हैं जहाँ पर हमें इनको अच्छे से डील करना है। नेक्स्ट, फिर है उत्तर प्रदेश का भूगोल। उत्तर प्रदेश का भूगोल क्या क्या कहेगा, कैसे कैसे कार्य करता है, वो यहाँ पर देखेंगे। देखो उत्तर प्रदेश की भू आकृति कैसी है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताई थी। भू आकृति मतलब इस तरह की जो बनावट है, ये जो आप बनावट देख रहे हैं, किस तरह से कौन कौन से जिले, कौन कौन से राज्य इस पे स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश से, ये आपको सब देखना है। कि कोई एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है जो उत्तर प्रदेश को टच करती है, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इंटरनेशनल बाउंड्री एक ही है जो 7 जिलों से टच होती है, नेपाल की। बाकी और कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लगती यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले और उनके मुख्यालय देखेंगे। तो जिले तो आप जानती हैं 75 है, और उनके मुख्यालय भी कितने होंगे, इतने होंगे। लेकिन ज्यादातर जो मुख्यालय हैं वो आपके जिलों में ही बने हुए हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं बुलंदशहर का मुख्यालय कहाँ है, तो बुलंदशहर का मुख्यालय बुलंदशहर में ही है। लेकिन यदि मैं आपसे कह दूं कि अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मत कहना कि अंबेडकर नगर में ही है, तो ये यहाँ से अलग हो जाते हैं। जैसे बड़रौना अंबेडकर नगर का ही मुख्यालय बनेगा, तो अलग अलग यहाँ से कुछ ही ऐसे हैं, 15 से 20 ऐसे मुख्यालय हैं जो वहाँ उनके अपने जिले में ना होकर और अलग किसी सिटी, उसी जिले के किसी अन्य सिटी में है। तो ये ध्यान रखना है, बस वहीं से सवाल बनता है, बाकी इस तरह का सवाल नहीं बनता। अब उत्तर प्रदेश में यातायात की क्या व्यवस्था है, रोडवेज किस प्रकार है, रेलवे किस प्रकार है, एयरवेज क्या है और वाटरवेज क्या क्या है। जो आपका भारत का सबसे बड़ा वाटरवेज वन है, वो कहाँ से निकलता है, वो आपका हल्दिया से ही जाता है, इलाहाबाद, हल्दिया से। ये भी हमें देखना है कि कौन कौन से वाटरवेज यहाँ पर हैं। उसके बाद में देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियां कौन कौन सी हैं, जैसे गौड़ है, थारू है, बुक्सा है, इनके बारे में डिटेल पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल बनते ही बनते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे उत्तर प्रदेश में उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग दोनों को, क्योंकि सरकार भी इन पर बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, इनके लिए नई नई स्कीमें ला रही है। इनसे भी सवाल बनने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं कि कुटीर उद्योग, कौन सा कुटीर उद्योग या कौन सा लघु उद्योग किस जिले में प्रमुख है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और एक जिला एक उत्पाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखना है इसको। क्योंकि एक जिला एक उत्पाद के तहत जैसे मैं आपसे कह दूं कि मुजफ्फरनगर का क्या फेमस है, तो मुजफ्फरनगर का गुड़ फेमस है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के भूगोल के तहत ही हम पढ़ेंगे इसमें खनिज संसाधन। देखो हालांकि उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से एक ऐसा मान लो कि गरीब राज्य है खनिज संसाधन की दृष्टि से, क्योंकि ज्यादातर खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं मिलते, और मिलते भी तो वो थोड़ी बहुत मात्रा में ही मिलते हैं, और जो वो भी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे जो जिले होते हैं, जैसे हमारा झांसी है, ललितपुर है, आपका चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है। तो ये हमारे जो जिले हैं, ये आपके सारे जिले बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आते हैं। इन्हीं में ही ज्यादातर हमारे खनिज संसाधन यहाँ पर मिलते हैं, बाकी और बहुत ही नगण्य मात्रा में मिलते हैं देखने को। फिर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की नदियां कौन कौन सी हैं। गंगा नदी, यमुना नदी, सोन नदी कहाँ मिलती है, हालांकि सोन नदी थोड़ा बहुत ही बहती है उत्तर प्रदेश में, वो बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है। उसके बारे में देखें, जैसे चंबल नदी है। इन सब सभी नदियों के बारे में देखेंगे, इनका उद्गम स्थल कहाँ, ये गंगा नदी में मिलती हैं, कहाँ विसर्जित होती हैं, क्या कोई डेल्टा का निर्माण भी करती हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है और भौतिक विभाजन किस प्रकार से हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार की जलवायु है हमारी, और किस आधार पर हमने भौतिक विभाजन उत्तर प्रदेश का किया है। फिर उसके बाद में देखेंगे उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं संचालित हो रही हैं या क्रियान्वयन की जा रही हैं। और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे प्रमुख एक्सप्रेसवे। प्रमुख एक्सप्रेसवे, जो नए एक्सप्रेसवे बने हैं, जैसे आपका गंगा एक्सप्रेसवे, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि अक्सर सवाल बनने के यहाँ से चांसेस रहते हैं। ऐसे आप देखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो ये जो जितने भी 4-5 एक्सप्रेसवे बने हैं, वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप देखेंगे आगे उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है, किस तरीके से ये वर्क करती हैं आपकी। फिर उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन सी हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी झीलें हैं, जैसे तीर्थम झील है, कहाँ है, सुर सरोवर झील है। तो इस तरीके की झीलें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, तो बांध में आपने देखा होगा गोविंद सागर बांध,
बहुत सारे बांध आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि कौन-कौन से बांध कहाँ-कहाँ हैं और किस नदी पर बने हुए हैं। फिर उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? जैसे बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? एटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण पक्षी विहार कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पर पक्षी विहार भी आपको देखने। फिर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन-कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिनसे कौन-कौन से राज्य या कौन-कौन से जिले उनसे लाभान्वित होते हैं। तो इन नदी जो आपकी नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनसे भी सवाल अक्सर बनने का चांसेस पूरे पूरे रहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान कहाँ कहाँ है। तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपसे कह दूं दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। और वो यदि भी कह दे कि गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो वो दोनों में अंतर है। गन्ना अनुसंधान संस्थान अलग होगा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अलग होगा। तो ये यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कौन कौन से संस्थान कहाँ कहाँ है। देखो मेनली तो ज्यादातर लखनऊ में ही है। लखनऊ के बाद कानपुर ले लो, उसके बाद में आप बनारस ले लो क्योंकि साग भाजी जो है वो बनारस में ही है। इस तरह से यहाँ पर ज्यादातर कुछ ही जिले ऐसे हैं जहाँ पर ज्यादातर शोध संस्थान बने हुए हैं। फिर उसमें देख के बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय कौन कौन से हैं। फिर नेक्स्ट आपका आएगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से हैं, कि सांस्कृतिक तत्व में कुछ भी आप व्यक्ति का नाम भी आ सकता है और वहां पर धरोहर स्थलों को भी लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क व शहर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आएगा आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम अर्थात उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख नगर थे जिनके वर्तमान या इससे पहले उसके नाम बदले गए हों। जैसे आपने देखा होगा कि योगी जी ने इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर दिया, इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके उसका प्रयागराज नाम कर दिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। लेकिन इससे पहले भी जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद का इससे पहले भी नाम क्या था, प्रयाग। और प्रयाग से इलाहाबाद किसने किया था, प्रयाग से इलाहाबाद करा था अकबर ने। अकबर ने इसका नाम बदला था। नदियों के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, कौन सी नदी प्रमुख है। जैसे गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, कौन से प्रमुख हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं बिठूर किस नदी के किनारे है, लखनऊ किस नदी के किनारे है, या जो अयोध्या है वो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्रमुख ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। अब इसमें हमें ऐतिहासिक भी देखने हैं और धार्मिक स्थल भी देखने हैं जो धर्म से संबंधित हैं और उनकी ऐतिहासिकता अर्थात तो प्राचीन समय से ही क्या आ रहे हैं, वो चले हुए आ रहे हैं। इतना तो देखो हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश स्पेशल में। उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपको इतना ही पढ़ना है और यदि देखो कंप्लीटली पूरा करेंगे इसको और आगे धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इसकी पीडीएफ वो टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और वहां से यदि आप उसे ज्वाइन कर लेंगे तो टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।